आज की इस क्लास में हम लोग पिछली क्लास से आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट प्रोसेस रूल का अध्ययन करने जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट सारे के सारे रूल होंगे। देख रहे होंगे विंडो पर हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या दिया है, द सम ऑफ टू नंबर इज 16, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/3, फाइंड द नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर सम दिया गया है दो नंबरों का, हम नोट करते हैं सबसे पहले लेट नंबर आर और नंबर हमने x और 16 माइनस एक्स लेट कर लिया है क्योंकि दोनों का समेशन 16 था। सो अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है, कंडीशन दी गई है इनका रेसिप्रोकल का सम है 1/3, तो इनका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/16 माइनस एक्स ये इक्वल होगा 1/3। इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम हमारे पास आएगा x इंटू 16 माइनस एक्स। जब हम मल्टीप्लाई में जब हम एलसीएम की जगह मल्टीप्लाई नोट करते हैं तो डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 1 इंटू 16 माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और राइट हैंड वैसे ही लिखा रहेगा 1/3। यहाँ एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब इतना कैंसिल हो गया है तो देख रहे हैं न्यूमरेटर में 16 है, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा और हमारे पास बनेगा 48 इक्वल 16x माइनस एक्स स्क्वायर। इन सबको हम लेफ्ट हैंड कर लेंगे तो ये बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x और प्लस का 48 इक्वल 0। इसका फैक्टर बनाने का प्रोसेस हम लास्ट क्लास में सिखा चुके हैं, बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और 48 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों के दो मल्टीप्लाई आएगा, हमने बताया था उसी के दो इस तरह के फैक्टर बनाने हैं जिनके मल्टीप्लाई से 48 आ रहा हो और प्लस या माइनस करने से 16 आ रहा हो। तो यहाँ पर 48 के दो फैक्टर 12 एंड 4 बन रहा है, तो हमारे पास क्या है 12 प्लस 4 करने से 16 बन रहा है। ये अपना रफली वर्क है, रफ में ये चीज इतनी चेक कर लेंगे और हम इस 16 को उसी से रिप्लेस कर देंगे जो हमने बनाया होगा। तो 16 की जगह पर रिप्लेस होगा एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 48 इक्वल 0। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x, बाहर माइनस है तो अंदर सिंबल चेंज हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। 48 इक्वल 0, इन दोनों से x कॉमन है तो बच रहा है x माइनस 12, यहाँ से 4 कॉमन है तो अंदर यहाँ पर भी वही बच रहा है x माइनस 12, बाहर माइनस है तो अंदर का ये सिंबल चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। इस टोटल से कॉमन दिख रहा है x माइनस 12, तो अब हम इससे कॉमन ले लेंगे x माइनस 12। जब हम x माइनस 12 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, एक हो गया x माइनस 12 और एक हो गया x माइनस 4। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो आंसर आ गए, एक बना x इक्वल 12 और एक बना x इक्वल 4। यही आंसर हो गया। 12 प्लस 4 देखें 16 आ रहा है, तो नंबर यही होगा 12 एंड 4। इसको नोट कर लेंगे, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 6, वो सब इसी प्रोसेस से बनाने हैं। अब हम टाइप सेकेंड, डिस्टेंस और टाइम का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसको बना लेंगे सब अच्छे से, जो भी लेट किया है। समेशन जब हमारे पास 16 था तो x 16 माइनस एक्स दिया है, कुछ और समेशन दिया है तो वैसे ही कर लेंगे जैसा दिया गया हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चलो 7 कर लेते हैं। सब डिस्टेंस के ही न्यूमेरिकल है, चाहे जिसको कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस 300 किलोमीटर। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है वो हम नोट करते हैं। यहाँ पर नोट करते हैं ट्रेन ट्रेवल 300 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो गई। कह रहा है एट ए कांस्टेंट स्पीड, तो हम लोगों ने लेट कर लिया कांस्टेंट स्पीड।
कांस्टेंट स्पीड हम लोगों ने लेट कर ली, कितनी लेट कर ली, x किलोमीटर पर आवर। फिर आगे लिखा हुआ है ट्रेन इज इंक्रीज स्पीड बाई 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो न्यू स्पीड हो गई वो चेंज हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब हो गया x + 5 किलोमीटर पर आवर, ये न्यू स्पीड हो गई। कह रहा है जर्नी है 2 आवर लेस, अब 2 घंटे कम समय लगने लगा है। तो हमें टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला सभी को मालूम होना चाहिए। टाइम इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ 2 टाइम निकलेंगे क्योंकि 2 स्पीड दी गई हैं, एक हमारी ओरिजिनल और एक 5 किलोमीटर जो इंक्रीज हो गई है 5 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले टाइम t1 निकाल लेते हैं। टाइम t1 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। फिर टाइम हम t2 सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस 3 किलोमीटर है और स्पीड हमारे पास हो गई x + 5। हमें बताया गया है 2 आवर का डिफरेंस है। तो हमारे पास स्टार्टिंग का टाइम हो गया 300/x, बाद में स्पीड ज़्यादा हो गई है इसलिए बाद वाला टाइम कम होगा। तो ये माइनस किया 2 आवर हो गया। इन दोनों का एलसीएम हो गया x × x + 5, एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो हमने बताया था ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 300 से मल्टीप्लाई हो गया, 300x + 1500 हो गया और ये हो गया -300x = 300x कैंसिल हो गए हैं। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बनने जा रहा है x² + 5x और ये 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 1500/2 यानी 750 बना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं। जब हम सभी को लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे तब क्या बनने जा रहा है जरा देखते हैं। सबको लेफ्ट हैंड कर लिया, फैक्टर बनाते हैं। लेफ्ट हैंड करने से बनने जा रहा है x² + 5x - 750 = 0। इसके 2 फैक्टर 5 आ जाए डिफरेंस से तो 30 और 25 हो गए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जो हमारे पास x² है उस x² को हमने रिप्लेस कर दिया इसी से जो फैक्टर बना रखा है। तो ये बना x² प्लस फैक्टर क्या बना है 30 और 25। तो 5 को रिप्लेस कर लेते हैं हम लोग इसी से। तो जब 5 से रिप्लेस किया तो यहाँ हो गया 30 - 25 -750 = 0। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को x² + 30x - 25x - 750 = 0। देख रहे हैं x कॉमन है तो बच रहा है x + 30, यहाँ से -25 कॉमन है तो अंदर बच रहा है x + 30, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर ब्रैकेट में सिंबल चेंज हो जाएगा। अब ये 2 फैक्टर जो बन रखे हैं हमारे पास कॉमन है टोटल से x + 30। तो हमने क्या किया x + 30 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा x - 25 = 0। तो x की वैल्यू आ गई 25 एंड -30। तो यहाँ समझ रहे हैं कि स्पीड माइनस में तो होगी नहीं, इसलिए ये आंसर नेग्लेक्टेबल है और आंसर होगा x = 25 किलोमीटर पर आवर। यही आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये क्वेश्चन बनाने हैं सेम प्रोसेस से। फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेंगे। फार्मूला यही है हमारे पास, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और अगर हमें डिस्टेंस कभी निकालना हो तो डिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टाइम इनटू स्पीड। तो जिस फार्मूले की जरूरत पड़े यही मेन फार्मूला है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके फार्मूला नया बना लेंगे जो भी जरूरत पड़े। तो इसका आंसर तो ये हमारे पास बन गया है 25 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग ये अगला टाइप करने जा रहे हैं। अगला टाइप हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन।
तो यहाँ क्वेश्चन जो हमारे पास नोट है इनमें से एक क्वेश्चन करते हैं। ये 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है? द हाइपोटेनस ऑफ ए ग्रेजी ग्राउंड लैंड इन द शेप ऑफ राइट ट्रायंगल इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमारे पास ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म में ग्राउंड है। ग्राउंड, इसका नाम हम कुछ रख लेते हैं, जैसे हमने ABC से नोट कर दिया। शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो हमसे बोला गया है जो हाइपोटेनस है वो क्या बताया गया है? कह रहा है शेप ऑफ राइट एंगल 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड अगर x है तो इसके ट्वाइस से 1 मीटर मोर। और कह रहा है इफ द थर्ड साइड इज 7 मीटर मोर देन दी शॉर्टेस्ट, ये साइड है 7 मीटर शॉर्टेस्ट से ज़्यादा। तो हमें फाइंड साइड ऑफ द ग्रेजी लैंड, इसकी तीनों साइडें ये बतानी है। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो साइड हो जाएंगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह पर है 2x प्लस 1, परपेंडिकुलर की जगह पर देख रहे हैं x प्लस 7 का होल स्क्वायर है और बेस की जगह पर x स्क्वायर। इसी को सॉल्व करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। इसका होल स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसका होल स्क्वायर हो गया राइट हैंड का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। देख रहे होंगे x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर। लेफ्ट हैंड ले जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हम लोग माइनस कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड में 4x स्क्वायर है, 2 माइनस हो गया तो कितना बचा? 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 14x है, इसको हम जब लेफ्ट हैंड में ले जाएंगे तो 14 से माइनस 14 हो जाएगा तो फिर माइनस का 10x। अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखते हैं। राइट हैंड में 49 है, लेफ्ट हैंड जाएगा तो 48 बचेगा माइनस का। पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइडेबल है, 2 से डिवाइड कर दी। अब 24 के फैक्टर बनाने हैं कि 5 बन जाए। तो 24 के फैक्टर जिससे 5 आ जाए तो इसके फैक्टर हो रहे हैं 8 और 3। 8 माइनस 3 करने से 5 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 5 को 8 माइनस 3 से रिप्लेस कर देना है। तो जब हम 5 को 8 माइनस 3 से रिप्लेस करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 24 इक्वल 0। ठीक है, तो अब सभी लोग इसका फैक्टर बना लेंगे तो जो भी आएगा आंसर बनने लगेगा। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस था। और यहाँ से जो आंसर पॉजिटिव आएगा वही आंसर लिख देंगे। ये आंसर आ रहा है x कॉमन है, x माइनस 8, इससे 3 कॉमन है, बच रहा है x माइनस 8। अब 2 फैक्टर हो गए, एक हो गया x माइनस 8 और एक हो गया x प्लस 3 इक्वल 0। तो x माइनस 8 जो है ये फर्स्ट फैक्टर, इससे निकल रहा है x इक्वल 8, सेकेंड से निकल रहा है माइनस 3। तो साइड निगेटिव तो होगी नहीं, इसलिए प्लस में ले लेंगे, यानी कि एक साइड यही हो गई x इक्वल 8। अब जब एक साइड x इक्वल 8 हो गई तो सेकेंड थर्ड साइड कैसे निकलेगी? यानी हमारे पास नीचे इसी के आगे हम लोग क्या लिखेंगे? एक साइड हो गई 8 और सेकेंड साइड हो गई 8 प्लस 7 15। ये हो गया 8 का डबल यानी 16 प्लस 1 17 हो गया हाइपोटेनस। इस तरह से तीनों साइडों के आंसर हो गए, यही हमें बताने थे। तो ये जो क्वेश्चन था ये अपने प्रोसेस से सॉल्व कर लिया है हम लोगों ने और इसको बना लेंगे सब लोग। अब हम इसी का अगला रूल एज से रिलेटेड होते हैं तो इक्वेशन बनाते हैं, किस तरह से बनानी है इसको समझ लेंगे, वैसे ही सभी लोग बनाएंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये 15 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? 1 ईयर एगो ए मैन वाज 8 टाइम्स ओल्ड एज ओल्ड हिज सन। तो हमसे क्या बताया गया है? 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो 1 ईयर एगो क्या था? जो सन है, सन एज अगर x ईयर थी, सन एज x ईयर,
तो जो मैन है, मैन की एज क्या थी, 8x। ठीक है। अब जब 1 ईयर एगो था तो आज क्या है, प्रेजेंट एज लिख दें या टुडे। आज की एज में क्या होगा, ये भी 1 ईयर प्लस होगा, ये सन की एज हो गई और फादर की एज हो गई 8x+1, क्योंकि ये एज थी 1 ईयर एगो, ये हो गई प्रेजेंट एज। अब हमें बताया गया है नाउ हिज एज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन एज। आज की डेट में क्या है, सन एज का स्क्वायर इक्वल फादर एज है। यानी कि हमारे पास जो अकॉर्डिंग कंडीशन यहाँ नोट करेंगे, अकॉर्डिंग कंडीशन क्या बनने जा रही है, अकॉर्डिंग कंडीशन जो फादर एज है वो इक्वल है सन एज का स्क्वायर। अब जो कंडीशन दी हो वही नोट की जाएगी, यहाँ पर जो दी है वही नोट करेंगे। 8x+1 इक्वल x+1 होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करना है, वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास वैल्यू दी गई है, लेफ्ट हैंड में 8x+1 है, राइट हैंड में ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं। इसको सबको लेफ्ट हैंड कर लेते हैं तो बचेगा x² माइनस 6x इक्वल 0 आ जाएगा। x कॉमन है, हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल 0 हो गया ना, x माइनस 6 इक्वल 0। तो x की वैल्यू आ गई 6, पॉजिटिव लेंगे वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, सन की एज क्या हो गई, प्रेजेंट एज। अब आंसर लिखने हैं प्रेजेंट एज। जो सन है, सन x+1 था यानी कि 7 हो गया, और फादर कितना था जरा देखें, 8x+1 यानी कि 7 × 8 कितना हो गया, 56, 56 और +1, 56 और +1 कितना हो गया, 57। बस यही एज लिख लेंगे फादर की। इस तरह से ये हमारे पास आंसर हो जाएंगे। ये गलत हो गया, x की वैल्यू हम लोगों को 6 पुट करनी थी, 6 पुट करेंगे 49 आएगा, 7 पुट कर ली थी हम लोगों ने गलती से। फादर एज 49 और सन एज 7 है। ध्यान रखेंगे x की वैल्यू 6 निकाली हुई है हम लोगों ने, ये x वैल्यू 6 है, फादर एज 49। अब हम लोग आगे आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन एक देख रहे होंगे, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है। सेकंड नंबर लिख रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकालना है। जो ये सीरीज दी गई है, सीरीज का फर्स्ट टर्म यहाँ देख रहे हैं क्या है, 0 है। यहाँ फर्स्ट टर्म नोट करेंगे, फर्स्ट टर्म a1 इक्वल 0 और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं। सेकेंड माइनस फर्स्ट कर देने से आंसर आ जाता है। सेकेंड है 4/5, इसमें -0 कर दिया, आंसर यही बना रहा 4/5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसी का एक और पार्ट ले लेते हैं, ये जो हमारे पास दिख रहा है लास्ट पार्ट। इस लास्ट पार्ट का हम जब सोल्यूशन लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म a इक्वल दिख रहा है 0.5, यही फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस हम d इक्वल क्या लिखेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें। सेकेंड हमारे पास है 1.4 माइनस फर्स्ट यानी 0.5, माइनस किया तो बचा 0.9। यही दिया गया क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो जहाँ भी सीरीज दी गई होगी और हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, फर्स्ट अपना देख के निकाल लेंगे, कॉमन डिफरेंस सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करके निकाल लेंगे।
जैसा निकल रहा हो माइनस गलत नहीं करेंगे, माइनस सही करेंगे तो आंसर सही आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या लिख रहा है, राइट फर्स्ट फोर टर्म। फर्स्ट फोर टर्म क्या होते हैं हमारे पास अर्थमेटिक में, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, यानी कि हम लोग को करना क्या है, हर बार एक डी ऐड करना है और अगला वाला टर्म आता रहेगा, ए प्लस 3d, इस तरह से सब निकलते रहेंगे। अब यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में ए की वैल्यू -15 और डी 5 है, तो फर्स्ट टर्म तो यही हो गया -15। इसके बाद जब हम सेकेंड टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर देंगे, तो -15 में +5 किया तो आंसर -10 हो गया। अब ये सिंबल वगैरह ध्यान रखेंगे, -15 है और वो +5 है। तो अब हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे, अभी फोर्थ टर्म निकालने हैं। तो थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें 2d प्लस कर लेंगे, यानी हर बार एक डी बढ़ाते रहेंगे, तो ये हो जाएगा -15 + 10। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बचेगा कितना, -5। अब हमें एक फोर्थ टर्म भी निकालना है, तो फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा, A4 इक्वल, फोर्थ टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में 3d ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा -15 + 15, यानी 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म 4 हो गया, यही जो आंसर हो गया, फर्स्ट हो गया -15, सेकेंड हो गया -10, थर्ड हो गया -5 और फोर्थ नंबर का 0। 4 ही टर्म बोले गए थे, अगर 5 बोलेगा तो इसी में और प्लस कर देंगे डी, तो अगला 5 हो जाएगा, यानी डी प्लस करते रहिए और नेक्स्ट टर्म अपने आप निकलता चला जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, जितने टर्म बोलेगा वो उतने टर्म निकाल देंगे। 4 बोले गए थे, 4 निकल आए हैं, डॉट डॉट बना देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ये जो ए और डी दिए हैं सब में सेम प्रोसेस से खुद ही बना लेंगे, इसमें कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अभी हमने बताया था कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस का डी का निकालने का बिल्कुल सीधा सिंपल रूल है, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दिया करिए, कोई भी आगे वाला दिया उसका पीछे वाला माइनस कर दीजिए। अब जैसे यहाँ फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया है, -10 -6, तो सेकेंड वाला है -6, इसमें माइनस कर देना है फर्स्ट वाला, तो ये माइनस और माइनस के सिंबल प्लस हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो प्लस का 4 बचने लगेगा, ये डी हो गया, यही आंसर हो गया, यही रूल सब में करना है। फिर और एक आगे कह रहा है राइट 3 टर्म मोर, तो इसमें 3 टर्म आगे और बढ़ाने हैं, तो हमें डी हमने कितना निकाला है, 4 प्लस का, तो 2 में +4 किया अगला वाला 6 आ जाएगा, फिर +4 किया आगे वाला 10 आ जाएगा, फिर +4 किया आगे वाला 14 आ जाएगा, ये 3 टर्म और हो गए। इसी तरह से सभी पार्ट बना लेने हैं। अब ये देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिख रहा है, सो दैट ए सीक्वेंस हैज द nth टर्म फॉर्म इन एपी। अब ये एपी में ऐसा हमें प्रूव करना है, तो यहाँ an इक्वल हमें दिया गया है 2n - 9, तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करने से क्या होगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करने जा रहे हैं, तो जब हमने n की वैल्यू 1 पुट कर ली तो ये a1 हो गया और यहाँ हो गया 2 × 1 - 9 और इसका सोल्यूशन बचा -7। अब हम n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, तो 2 × 2 - 9 यानी 4 - 9 हो गया, 4 - 9 कितना होता है, -5। फिर हम लोग आगे 3 वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 2 × 3 और -9 हो जाएगा, तो 6 - 9 किया हम लोगों ने, -3 हो गया, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ये एपी में है या नहीं। 3 टर्म निकालने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड माइनस फर्स्ट करना है और थर्ड माइनस सेकेंड करना है, दोनों का सोल्यूशन सेम आ जाए तो एपी में है, सेम ना है तो एपी में नहीं है। सेकेंड था -5, इसमें माइनस करना है -7 को, तो आंसर क्या आया, +2। थर्ड है -3, इसमें माइनस करना है -5,
तो आंसर कितना आया +2। दोनों देख रहे हैं सेम आ गए, सेम आ गए तो आंसर लिखेंगे सो गिवन टर्म आर इन एपी। जो भी सेक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं है। इसी प्रोसेस से ये क्वेश्चन जो आगे दिए हैं सभी लोग बना लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आगे वाली एक्सरसाइज में। क्या लिख रहा है, फाइंड 22 टर्म निकालना है, 22 नंबर का टर्म निकालना है। ये सीरीज एक दी गई है, तो इस सीरीज जो दी गई है उसमें देखें ध्यान से, फर्स्ट टर्म ए इक्वल हो गया 2√3। डी कैसे निकलेगा, अभी अभी हमने बताया कि सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लेने से डी आ जाएगा। सेकेंड है 4√3 और इसमें माइनस कर लिया हम लोगों ने 2√3, तो यहाँ 4 - 2 करने से आएगा 2√3, ये डी आ गया। 22 नंबर का निकालना है, यानी कि एन की वैल्यू 22 है। और फार्मूला सभी को याद होना चाहिए, ए एन इक्वल फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 22 नंबर हमें निकालना है, तो एन की जगह 22 आ गया। ये हम लोग को पता है 2√3 है, प्लस एन की वैल्यू हो गई 22 माइनस 1, और ये डी को मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा 2√3। याद रखेंगे ये मल्टीप्लाई में है, तो इनका सोल्यूशन क्या बनने जा रहा है, 2√3 प्लस इनका माइनस किया 21 इंटू 2√3। तो ये हमारे पास यहाँ पर बनने जा रहा है 2√3। अब देख रहे होंगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और आंसर आने वाला है। तो सिंप्लीफाई क्या करेंगे, ये हो रहा है 2√3 प्लस 42√3, 21 का मल्टीप्लाई हो गया ना, 42 और 2 दोनों लाइक टर्म है ना, दोनों में √3 है इसलिए प्लस कर रहे हैं, लाइक टर्म नहीं होते प्लस नहीं करते, 44 हो गए। ये आंसर हो गया। तो इसी प्रोसेस से ये जो एपी के क्वेश्चन है और बना लेंगे, कोई नहीं आएगा तो पूछेंगे। यहाँ पर यही रूल यूज करना है मोस्टली सभी क्वेश्चनों में। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है, समेशन का फार्मूला यूज होना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, सम निकालना है इसका। तो अब सम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सम का फार्मूला आना चाहिए। सम का फार्मूला सबसे पहले तो सभी को सम का फार्मूला याद करना है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन का फार्मूला अच्छे से लर्न करें। समेशन को हम एच से डिनोट करेंगे, एस एन इक्वल फार्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। और अगर कभी लास्ट टर्म दिया हो तो इसका एक और फार्मूला है n/2 लास्ट जो भी दिया हो, लास्ट यानी an प्लस जो भी फर्स्ट है, ये भी फार्मूला है। लास्ट दिया हो तो नीचे वाला लगा दें, और लास्ट ना दिया तो ऊपर वाला, दोनों ही फार्मूले लर्न करने हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड है, इसमें लास्ट दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें यह नहीं मालूम है, यह निकालेंगे। तो यहाँ लास्ट टर्म एन इक्वल 84 है। तो लास्ट टर्म हम लोगों ने लिखा, लास्ट टर्म क्या लिख रखा है हम लोगों ने, लास्ट टर्म एन इक्वल 84, फर्स्ट टर्म ए इक्वल 7, और इसको केवल ए भी लिखते हैं, A1 भी लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल सेकेंड टर्म, सेकेंड है 10 इंटू 2 20 प्लस 1 यानी 21/2 माइनस 7, दोनों का एलसीएम आ गया 2 हो गया 21 माइनस 14 यानी कि 7/2, ये दिया गया। सबसे पहले हम फार्मूला यूज करेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमें n नहीं मालूम है, n निकालेंगे सबसे पहले। ए एन की वैल्यू है 84, ए की वैल्यू है 7, ठीक है, ये बीच में इक्वल है, प्लस n-1, n पता नहीं निकालना ही है, डी की वैल्यू है 7/2। इस 7 को लेफ्ट हैंड माइनस किया
तो माइनस करने से कितना बचा 77 इक्वल n-1 इंटू 7/2। 7/2 का इधर राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिनोमिनेटर में 1 बनाकर। तो ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2 और टोटल का अपॉन 7 इक्वल n-1। 7 से बचा 11, ये हो गया 22 इक्वल n-1, n इक्वल हो गया 23। तो जब नंबर ऑफ टर्म अगर नहीं मालूम है, लास्ट टर्म दिया है, तो ये फार्मूला यूज करके सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे। यानी जैसे इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में नंबर ऑफ टर्म भी पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है तब भी निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी सेकंड नंबर में निकाला। अब सम निकलेगा, तो लास्ट टर्म पता है, तो लास्ट टर्म वाला हम फार्मूला यूज कर लेते हैं समेशन का फार्मूला। लास्ट टर्म अगर पता है तो n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, n हो गया 23, तो 23/2 फर्स्ट है 7 और लास्ट है 84, दोनों को प्लस कर लिया। दोनों का प्लस हमारे पास कितना आया 91, तो आंसर हो गया 23 मल्टीप्लाई 91/2 मल्टीप्लाई कर लेना न्यूमरेटर का, यही आंसर हो जाएगा। तो ये जो एपी क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना है सेम प्रोसेस से, जो एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं को सॉल्व करिए। एक्स्ट्रा ईयर पड़े हुए हैं साइड में, उन्हीं को देख कर। अब हम लोग आगे एक्सरसाइज देख रहे हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सिमिलरिटी पर सॉल्व करने होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर D एंड E आर दी पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC। देख रहे होंगे D और E बने हुए हैं, सच दैट DE और BC पैरेलल है, यानी कि DE और BC पैरेलल है, तो दोनों इक्विवेलेंट कांग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। तो हमें AD/BD दिया है और CE निकालना है। तो ध्यान से देखें, हमें क्या मालूम है, AD/BD कितना दिया है 3/8। इसके अलावा हमें AE मालूम है, कितना दिया है 2.7। जब ये दोनों पैरेलल दिए हैं, सिमिलर हो गए, तो फार्मूला याद होना चाहिए ना कि AD/BD इक्वल होगा AE/CE। AD की वैल्यू कितनी दी गई है, AD/BD दी है 3/8 और ये दिया है 2.7 और CE हमें निकालना है। तो इसी को फार्मूले को यूज किया, सॉल्व कर लिया, 3 9 जा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, C इधर आ गया 8 इधर आ गया, तो आंसर हो गया C इक्वल 7.2 सेंटीमीटर। 8 का मल्टीप्लाई कर लिया। ये क्वेश्चन जो भी है इसी प्रोसेस से नीचे बना लेने हैं, कोई एक साइड नहीं मालूम होगी, अपना ये रूल यूज करके और क्वेश्चन बना लेंगे। जो साइडें दी हैं उनको डायग्राम बना के नोट करके और रेशियो लिख के बना लेंगे। अब देखें जरा, ये हमारे पास ट्रायंगल एंगल कैसे निकालते हैं। इसमें क्या करना है, हमको एंगल 1 2 3 4 निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एंगल थर्ड निकालेंगे। ये स्ट्रेट लाइन है, देख रहे होंगे स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल थर्ड निकल आएगा। एंगल थर्ड ये 150 दिया गया है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एंगल थर्ड। ये कैसे निकलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल DEB, यानी कि 180 माइनस 30 डिग्री, ये 30 करें 150 डिग्री। जब 150 डिग्री को इसमें 180 में माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30 डिग्री, और ये आंसर एक हो गया थर्ड नंबर। ठीक है। अब दूसरा, जब ये लाइन हमारे पास पैरेलल है, तो पैरेलल लाइन में क्या होता है, ये 55 है, तो वही सेकंड नंबर होगा, यानी कि एंगल 2 इक्वल होगा जो 55 है। पैरेलल लाइन में अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 55 हो गया। ठीक है। अब देखो, जब सेकंड और थर्ड मालूम हो गया है तो एंगल फर्स्ट निकल आएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं डायग्राम साइडेड हमने किया है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन 180 होता है, यानी एंगल 1 प्लस
एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये होता है 180 डिग्री। ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल में जो CED है इसमें 180 होगा। एंगल 1 हमें पता नहीं है, निकालना है। एंगल 2 हमें मालूम है और एंगल 3 भी मालूम है, और ये सब है 100। हो गया इतना। तो अब बिल्कुल सिंपल काम हो गया। 30 और 55 दोनों मिलके हो गए 58। ये 85 को हम लोगों ने माइनस किया 180 में, तो एंगल 1 आ गया 95। तो जो एंगल 1 है वही एंगल 4 होगा, तो इक्वल हो गया एंगल 4। ये बताया गया था ना कि दोनों ट्रायंगल का रिलेशन, इसी रिलेशन से हमने एंगल इक्वल कर लिए हैं। और यही आंसर है। इसी प्रोसेस से अदर भी देख लेंगे जो पार्ट दिए गए हैं। और ये अच्छे से ध्यान रखेंगे कि दो लाइन अगर कहीं भी पैरेलल हैं, उनको थर्ड लाइन कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं। इसके बाद ये भी याद रखेंगे कि अगर इधर को लाइन बनी हुई है तो ये एंगल इक्वल होते हैं। इसी रूल से हमने 4 और फर्स्ट को इक्वल बोला है, सेकेंड और ये 55 को इक्वल बोला है। और ये भी ध्यान रखेंगे कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर कभी जरूरत आए तो जितना एंगल इधर है उतना ही इधर है। अब हम लोग आते हैं ज्योमेट्री में। लिख रहा है फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिख रहा है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 8 फ्रॉम ओरिजिन। तो एक पॉइंट हमें दिया गया है 6 8, और दूसरा पॉइंट B हम लिख लेते हैं, ओरिजिन है यानी 0 0। डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए, √(x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर जो फार्मूला बताया, इसी फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला नोट करने जा रहे हैं, x2 - x1 इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला केवल यही है। अब यहाँ पर x1 हो गया 6, कोऑर्डिनेट दिया है ना, y1 हो गया 8 और सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 0 दिया गया है, तो x2 0 हो गया। तो हम लोग नोट कर लेते हैं x2 0 और y2 वो भी 0 हो गया, क्योंकि 0 0 है ना कोऑर्डिनेट। इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब वैल्यू को पुट करेंगे तभी तो डिस्टेंस निकलेगी। डिस्टेंस के फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, √, ये हो गया 6 - 0 होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 8 - 0 होल स्क्वायर इक्वल ये हो गया 36 प्लस 64, ये हो गया 100। 100 के फैक्टर होते हैं 10 × 10, तो स्क्वायर रूट 10 हो गया। यही डिस्टेंस हो गई। इसी फार्मूले से डिस्टेंस जहाँ जहाँ निकालने हैं सब में निकाल लेंगे। और ये जहाँ कोलिनियर कह रहा है, कोलिनियर में क्या करना है, ट्रायंगल एरिया इक्वल 0। कोलिनियर जहाँ जहाँ कह रहा है वहाँ पर सभी लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लें। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल 0। ये फार्मूला यूज करेंगे, और अगर ये 0 आ जाए तो कोलिनियर है। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ऊपर, ये हमारे पास लिखा है 1 5 k - 1 4 11 कोलिनियर है, k की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ 1 पुट कर देना है, जहाँ y1 है वहाँ 5 पुट कर देना है।
इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट k1 है तो ये x2y2 हो गया, यानी कि x2 की जहाँ जहाँ x2 दिख रहा है वहाँ k पुट करना है, y2 की जगह 1 पुट करना है। अगला कोऑर्डिनेट x3 की जगह 4 और y3 की जगह 11। इसी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व कर लेंगे और अपना वैल्यू आ जाएगी k की, या जो भी अननोन जिस क्वेश्चन में दिया है वो अपने आप निकल आएगा। अब ये देख रहे हैं क्वेश्चन आगे हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है इसको अच्छे से सीख लें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इंटरनली, और रेशियो दिया है 7:2। तो ये जो डिवीजन वाले हैं, हमें डिवीजन वाले फार्मूले को लर्न करना चाहिए। डिवीजन वाले फार्मूले में जैसे ये लाइन सेगमेंट है, एक कोऑर्डिनेट दिया गया है -7 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट है -6 -5, और ये बीच का कोई पॉइंट एक निकालना है, इसका नाम ही रख लेते हैं, इसका BC निकालना है, और इसका जो रेशियो है वो 7:2 बताया गया है। एक साइड 7 हो गया, एक साइड 2 हो गया। तो हमें फार्मूला याद होना चाहिए। यहाँ फार्मूला कौन सा यूज करना है, x2 + x1। ये भी ध्यान रखना है, इंटरनल डिवीजन है, अगर एक्सटर्नल होगा तो फार्मूले में बीच में माइनस यूज करने लगते हैं। x2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 पूरे का अपॉन m + n। इंटरनल डिवीजन है तो प्लस है, एक्सटर्नल हो तो माइनस। यहाँ m की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू क्या रखनी है 2। x1 और y1 जो हमने जिस साइड का m लिखा है उसी साइड वाला, यानी -7 4, ये भी ध्यान रखना है। x2 y2 जिस साइड का नाम हमने n लिखा है, देख रहे हैं दूसरी साइड में जहाँ 2 है इधर वाला, यानी -6 और -5, ये वैल्यू पुट कर देनी है। फार्मूला हमने ऊपर बता ही दिया है, इसी फार्मूले में पुट करके सॉल्व कर देना है, सी निकल आएगा। तो इसी रूल से ये जो भी पूछ रहा है, ये सारे क्वेश्चन इसी प्रोसेस से होने हैं। फार्मूला पढ़ के क्वेश्चन जो दिया हो वही वर्क करना है। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B है। अब राइट एंगल अगर B पर बताया है तो डायग्राम बनाना है हम लोगों को, और जिस जगह पर हम राइट एंगल बनाएंगे तो वहाँ पर B नोट करना है, AC कहीं भी लिख लेंगे। यहाँ B हो गया, A और C चाहे इधर लिख लें। अब हमारे पास जो फर्स्ट AB दिया है वो 24, यानी कि AB जहाँ लिखा है वही 24 है। BC 7 है, ये 7 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, AC नहीं मालूम, हाइपोटेनस निकाल लेना है पाइथागोरस से। तो AC इक्वल, यानी हाइपोटेनस इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर का नाम AB है, AB स्क्वायर प्लस बेस, बेस का माने BC का स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो ये हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और सॉल्व किया तो ये हो गया 576 प्लस 49, ये हो गया 625, यानी स्क्वायर रूट आ गया 25। ये तीसरी साइड हाइपोटेनस नहीं मालूम थी, मालूम हो गई 25। सबसे पहले तीनों साइडें निकाल लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू हमें पूछी गई है वही निकालना है। तो यहाँ पर वैल्यू क्या क्या पूछी गई है उसको देखते हैं, और वही फार्मूले यूज करने हैं, जो वैल्यू दी गई है वो निकल रहा हो। तो यहाँ पर देखें सबसे पहली वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, sin A cos A। तो अब हम लोग sin A कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। sin A निकालते हैं, हम लिखते हैं sin A। तो जब साइन लिखेंगे तो एंगल ए कहाँ है, तो एंगल ये देख रहे हैं, ये टॉप पर एंगल है यहाँ,
इसके अपोजिट वाला यानी बी सी परपेंडिकुलर हो गया। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस जब हम एंगल ए लिखेंगे तो ए के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी बी सी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस ए सी है, यानी आंसर हो गया 7/25। यही आंसर हो गया इसका पहले वाले पार्ट का। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या है, साइन के बाद में कॉस ए लिखा है। कॉस ए निकालना है तो कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए का फार्मूला सबको पता होना चाहिए, जब तभी निकल पाएंगे। देखो हमने नोट किया है यहाँ पर, कॉस ए का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब एंगल ए देखो कौन सा है, एंगल ये है, तो बेस हमारे पास हो गया ए बी। तो यहाँ बेस हो गया ए बी और हाइपोटेनस हो गया ए सी। ए बी की वैल्यू है 24 और ए सी है 25। यही आंसर हो गया। फिर हम अगले पार्ट में आते हैं। साइन सी लिखा है, साइन सी फार्मूला साइन का एक ही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लेकिन ये वैल्यू बदलती रहती है। अब एंगल सी एंगल इधर है, तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, यानी कि ए बी, और अपॉन हाइपोटेनस ए सी। मतलब ये हो गया 24/25। तो ध्यान देने वाली बात है, जब साइन ए था फार्मूला वही था, लेकिन परपेंडिकुलर दूसरा था, बी सी था, और जब साइन सी है तो परपेंडिकुलर दूसरा है, ए बी है। इस रूल से कॉस सी स्वयं निकाल लेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस फार्मूला अप्लाई करके अपना बना डालेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अगला। तो ये क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको वैल्यू याद होंगी। सब टेबल अभी तक याद नहीं है तो ये आज ही याद कर लें, नहीं तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है साइन 60 डिग्री और अपॉन में लिखा है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 कॉस 90 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री। केवल हमें वैल्यू रखनी है जो याद है, सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है इनमें। तो अब वैल्यू रखना तभी हो पाएगा जब वैल्यू याद होगी। वैल्यू नहीं याद होगी तो वैल्यू कहाँ से रख पाएंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें वैल्यू रखते हैं। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। अब लिखा है कॉस स्क्वायर 45। कॉस स्क्वायर 45 क्या होता है, 1/√2, तो 1 इधर आ जाएगा, √2 इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर था, और इसका स्क्वायर लगा है तो ब्रैकेट बना के पूरे की पावर 2 कर लेंगे। प्लस कॉस 90 0 होता है, इसलिए 5 × 0 0 हो जाएगा। कॉट 30 का फार्मूला याद कर लें, √3। ये √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि बचेगा फर्स्ट वाले में √3 और फिर लास्ट वाला √3, दोनों कट होके 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले भी पार्ट करने हैं, लेकिन ये कर तभी पाएंगे जब वैल्यू लर्न होगी। वैल्यू लर्न ना हो तो कर ले, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये जितने क्वेश्चन हैं ये सब तभी सॉल्व हो पाएंगे जब वैल्यू लर्न होगी। अब ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है। प्रूविंग वाले क्वेश्चन के लिए तुम्हें सबसे पहले सभी लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। एक फार्मूला हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरा फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। इन 3 फार्मूलों की जरूरत पड़ेगी अक्सर। और तुम्हें हमने बताया होगा साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। इसके बाद कॉस का अपोजिट होता है सेक, और टेन थीटा कॉट थीटा का अपोजिट होता है, तो टेन थीटा इक्वल 1/cot थीटा। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये भी याद होना चाहिए।
फार्मूले नोट कर लेंगे, इन्हीं से ये सब सॉल्व होंगे। हम एक करके भी दिखा देते हैं और वैसे ही बनाना है, हर क्वेश्चन अलग तरह का होगा। और जब तक नोट नहीं करेंगे कुछ भी याद नहीं होगा। अगर इसको देख देख लर्न करना है तो लर्न नहीं होगा, अगर इसको देख के नोट कर लेंगे कॉपी में 2 बार लर्न हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड प्रूव करते हैं। देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दी है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, ये क्या लिखा है, 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और पूरे का अपॉन में लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। देखो न्यूमरेटर से cos थीटा कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर से साइन थीटा कॉमन है, कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये कॉस है ये साइन है, दोनों एक जैसे हो जाए तो सॉल्व हो जाएंगे। तो इनको एक जैसा बनाते हैं और आंसर ये बाहर आ चुका है। कॉस अपॉन साइन को कॉट थीटा कहते हैं, इसकी जगह कॉट थीटा लिख देंगे। अब हमारा काम है या तो कॉस को साइन बना लें या साइन को कॉस। एक काम कर लेते हैं, हमने इसको कॉस को साइन बना लिया, इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं किया, वो तो साइन पहले से है, जैसा है वैसे ही लिख लेते हैं। फिर इक्वल, ये कॉट थीटा ऐसे लिखा रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है, ये प्रूफ भी करना है और ये अभी कट होने जा रहा है। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस। न्यूमरेटर को थोड़ा सॉल्व किया तो न्यूमरेटर में बचने जा रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही डिनोमिनेटर है। ये दोनों कट हो गए, दिख रहा होगा दोनों कट हो गए। अब जब कट हो गए, कट होने के बाद जो बचा वो आंसर है, वही प्रूफ करना है। तो ये दोनों हो गए कट, क्या बचा, कॉट थीटा ओनली बचा, यही प्रूफ करना है। लिख देंगे इक्वल राइट हैंड साइड। तो ये जो नीचे क्वेश्चन है इनको स्वयं सॉल्व करना है इसी तरह से, अपना दिमाग लगा के कॉमन वॉमन लेके जहाँ जैसा बन रहा हो वही अलग प्रोसेस यूज करना है। हर क्वेश्चन में कुछ अलग बनेगा जो जैसा बन रहा हो। अब ये हमारे पास क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। लिख रहा है फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन सन व्हेन साइडो ऑफ पोल इज h मीटर, हाई इज √3h मीटर लॉन्ग। तो बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले पोल बना लेते हैं और फिर इसकी साइड हो गई। पोल का नाम हम लोगों ने ए बी लिख दिया, वहाँ पर लिखेंगे लेट ए बी पोल है और बी सी साइड हो है। पोल हाइट h बताई गई है और साइड हो है h√3। एंगल हमें थीटा बताना है। परपेंडिकुलर और बेस दिया है तो हम लोग tan फार्मूला यूज करेंगे, tan थीटा इक्वल, यहाँ ये भी लिखेंगे कि इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम जब भी लिखेंगे याद रखना 90 वाला बीच में आना चाहिए, बी बीच में आएगा। जो नाम 90 का रखा हो, बी रखा है बी आएगा, बीच में कोई दूसरा हो तो वो आएगा। परपेंडिकुलर यानी ए बी अपॉन बेस, बेस हो गया बी सी। अब क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल ए बी हो गया यहाँ पर h, बेसी है h√3, h कैंसिल हो गया। सारी स्टेप ऐसे ही लिखनी है। tan थीटा इक्वल 1/√3, 1/√3 की वैल्यू याद होगी, tan में 30 होती है तो tan 30, केवल 30 नहीं लिखेंगे, आगे tan भी है याद रखेंगे, इधर tan है तो इधर भी tan है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, लिखेंगे अगली लाइन में थीटा इक्वल 30 डिग्री और यही आंसर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस में जो क्वेश्चन किया है इसका इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं।
तो इसमें डायग्राम बना देते हैं, समझे गए होंगे, यही प्रोसेस करना है सभी में। लिखा है चाइल्ड ऑफ हाइट 1 मीटर स्टैंड ऑन ए टावर हाइट 41 मीटर। तो क्या है कि हमारे पास ये टावर हो गया और इसके ऊपर ये एक चाइल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया ए बी और टावर हो गया बी सी। टावर की हाइट हमें 41 बताई गई है, तो टावर 41 हो गया, ठीक है। और चाइल्ड ए बी हमें 1 मीटर बताया गया है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक 1 मीटर है। Child is looking at a car on the ground forming an angle 30 degree. Find the distance of car foot of the tower। कह रहा है यहाँ से इसने इस कार को चेक किया और जब कार को देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है, डिप्रेशन 30 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल याद रखना है, यहाँ बनाना है। तो डिप्रेशन है और एलिवेशन है, ये ध्यान रखेंगे क्या है, ये 30 है और ये भी 30 हो जाएगा, बाद में भी लिख देना है। ट्रायंगल ए सी डी ले लेंगे, तो इन ट्रायंगल ए सी डी क्या होगा, 10 30 डिग्री इक्वल क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी ए सी अपॉन बेस डी सी, यही बताना भी है, नहीं मालूम है। 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल ए सी हो गया 1 + 42 हो जाएगा। 41 में जब 1 प्लस करेंगे और ए सी निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए सी इक्वल हो जाएगा 42 √3 और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, पुट कर देंगे, ना दी हो तो ऐसे ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आंसर है। ये भी ध्यान रखेंगे, वैल्यू दी है तो सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखें, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन है याद रखेंगे, तो नीचे से ऊपर देख रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। तो हम डायग्राम सबसे पहले बनाना आता होगा तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं कुछ नहीं। ये ग्राउंड हम बना लेते हैं और ये हमारे पास कोई टावर है, ग्राउंड से टावर को देख रहे हैं टॉप को, और एंगल हमें बताया गया 30 डिग्री है। If the observer move 20 degree meter toward the tower, the angle of elevation top increase by 15। कह रहा है ये यहाँ से बढ़ा आगे टावर की ओर, कितना बढ़ा, 20 मीटर, और कह रहा है ये 15 डिग्री एंगल ज़्यादा हो गया, यानी 30 था 45 हो गया। तो ये जो एंगल अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 45 हो जाएगा। टावर का नाम ए बी है और सी पर खड़ा था, मूव होके डी पर आ गया, और बी सी 20 मीटर है। कह रहा फाइंड हाइट ऑफ द टावर, हाइट हमें निकालनी है, हाइट का नाम ये से लिख लेंगे, बी डी मालूम नहीं है, इसका नाम एक्स लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल कोई ले लेंगे, जैसे एन ट्रायंगल, राइट एंगल कौन है, ए बी डी। क्या हो गया, 10 45 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी डी। 10 45 1 हो गया, तो इसको 10 45 को 1 लिखना है। तो 10 45 को हम लोगों ने 1 लिख दिया। 10 45 को 1 लिख दिया, इसके बाद में इक्वल ए बी एच है, हमने एच लेट कर लिया है, बी डी एक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एच इक्वल एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, और भी राइट एंगल दिख रहा होगा जिसमें 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ अगला नाम लिखते हैं, तो अगला नाम क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ नोट किया हम लोगों ने, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या हो गया इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में देख रहे होंगे एंगल सी हमें 30 डिग्री दिया है, तो हम लोग 10 30 लिख लेते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस अभी हम लोग बढ़ा के आगे लिख देंगे। एच इक्वल एक्स हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में 10 30 लेने जा रहे हैं, तो इसी को सॉल्व कर लेना है। सभी लोगों को हम इस क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो ये
टेन 30 इक्वल नोट करने जा रहे हैं। टेन 30 डिग्री इक्वल परपेंडिकुलर यानी ए बी, बेस है BC। टेन 30 की वैल्यू पुट करेंगे 1/√3। ए बी क्या है H, और बेस BC कितना है 20 + x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो यहाँ पुट कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके H निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा H √3 इक्वल 20 प्लस x की वैल्यू हो गई H। अब ये हो जाएगा H √3 माइनस H इक्वल 20, H कॉमन लेके और राइट हैंड डिवाइड कर देना है। इसके बाद में वैल्यू दी गई है √3 की, कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने के बाद √3 की वैल्यू रखेंगे, पहले वैल्यू नहीं रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, कहीं भी डिनोमिनेटर में √3 की वैल्यू नहीं रखनी है। कंजुगेट का जब मल्टीप्लाई कर लें, डिनोमिनेटर से रूट हटा लें, तभी वैल्यू रखेंगे। ये आ गया, अभी वैल्यू नहीं रखेंगे, कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 + 1 यहाँ माइनस है ना, तो प्लस का मल्टीप्लाई प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a - b a + b हो गया। न्यूमरेटर ऐसे ही है, वैल्यू रख लेना, अगर दी गई और नहीं दी और वहाँ नहीं रखनी है। तो न्यूमरेटर √3 + 1 बन गया, तो न्यूमरेटर में हमें √3 वैल्यू दी होगी तो रख देंगे। और डिनोमिनेटर क्या बनने जा रहा है 3 - 1 यानी 2 से कट हो रहा है, कट कर लेंगे। ये आंसर हो गया। √3 वैल्यू दिया तो रखनी है, नहीं दिया तो वहाँ किसी भी क्वेश्चन में नहीं रखनी है, ध्यान रखेंगे। ऐसे छोड़ देंगे। मीटर दिया है, मीटर लिख दीजिए यहाँ जैसा दिया है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग अभी कर रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास √3 की कोई वैल्यू दी नहीं है, तो फालतू में अपना रखेंगे, ऐसे ही लिख दीजिए। या अपना समय हो, टाइम रख दीजिए, एग्जाम में जैसी स्थिति हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, लिखा है 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट और स्टैंडिंग अपोजिट ईच ऑफ द अदर साइड ऑफ द रोड। तो हमारे पास क्या है कि एक रोड हो गई, ये रोड हो गई, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 इक्वल साइज के पोल हो गए। अब नाम तो कुछ दिया नहीं है, एक पोल का नाम हम लोग ये भी लिख लेते हैं, एक का नाम CD लिख दिया। कह रहा है 80 मीटर वाइड है, तो इस रोड की जब वाइड 80 मीटर बताया गया है, तो BD 80 मीटर हो गया, यानी यहाँ से पूरा 80 मीटर B से D तक। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम एट द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप 60 डिग्री, यानी 2 एंगल है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब मिडिल पॉइंट में नहीं है, कहीं जिसके पास होंगे वो एंगल बड़ा बन रहा होगा, यानी 60 डिग्री होगा, और जिससे दूर होंगे उसका छोटा एंगल बना दो 30 डिग्री। दोनों पोल की हाइट इक्वल है, इसका नाम H लिख लो, इधर वाले का भी नाम H लिख दो। हमें क्या निकालना है, फाइंड हाइट पोल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस हमें BD यहाँ पर E लिख लेते हैं, BE निकालनी है, डिस्टेंस इधर B से E तक x मान लेते हैं, तो इधर वाली हो जाएगी 80 - x। ठीक है, अब तुम लोगों को सभी को सॉल्व करना है। क्या करना है, एक बार ट्रायंगल ले लेना है, इन ट्रायंगल का नाम है CDE, और इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो 10 30 वाला फार्मूला लगाना, परपेंडिकुलर यानी DC अपॉन बेस DE, दिख रहा होगा। फिर एक बार जब इसमें सॉल्व कर लेना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेना, इक्वेशन नंबर सेकंड दूसरे राइट एंगल से बनाना, उसका नाम दिख रहा होगा इन ट्रायंगल ABE। और इस ट्रायंगल में क्या करना, 10 60 का फार्मूला लगाना, परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर का नाम AB है, बेस का नाम BE है। इसके बाद ये सेकंड नंबर इससे बन जाएगा, इससे फर्स्ट, दोनों को सॉल्व करना है, H और X आ जाएगा, वही आंसर होंगे।
हो गया इतना, सॉल्व कर लेना है, वैल्यू याद ही होगी, 30 60 की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना। जरा और हाइट एंड डिस्टेंस देखते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन, टॉप ऑफ द बॉटम, टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 एंड 60 डिग्री। तो हमारे पास जो एंगल दिए गए हैं एलिवेशन का, वो हम डायग्राम बना लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो डायग्राम बना देते हैं। ये ग्राउंड हो गया, ये हमारे पास बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग का कोई भी नाम रख लिया हमने, ए बी लिखा है ना, 20 मीटर ऊंची ये बिल्डिंग है, ये इसकी हाइट ए बी 20 मीटर हो गई। इसी के ऊपर टावर है, टावर इसके ऊपर टावर हो गया, ठीक है, इसका नाम डीसी लिख लिया। तो कह रहा है ग्राउंड पर कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमने इसके टॉप को देखा और इसके बॉटम को देखा, दोनों जगह देखा, टॉप और बॉटम, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है एंगल 45 और 60 बन रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल 45 है और ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। 60 डिग्री टोटल है, याद रखेंगे। तो हमसे कह रहा है फाइंड हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट हमें बतानी है, यानी बीसी हमें नहीं मालूम, ये एच लिख लेते हैं, यही निकालना है। मालूम बेस भी नहीं है, इसका नाम एक्स लिख लेते हैं, इसका नाम डी लिख लेते हैं अपने मन से। अब यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक बार यहाँ पर क्या करना है, इन ट्रायंगल लेना बी ए डी, क्या हो जाएगा, tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर माने ए बी बेस ए डी, यहाँ से ए डी निकल आएगा क्योंकि ए बी क्या आता है हमें। फिर दूसरा ट्रायंगल ले लेना और ट्रायंगल का नाम है सी ए डी। इस ट्रायंगल में क्या है, tan 60 इक्वल परपेंडिकुलर सी ए ले लेना और बेस वही है ए डी ऊपर वाले से निकल आया होगा, यहाँ से निकल आया होगा, वही यहाँ पुट कर देना। सी ए की जगह क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखिए डायग्राम, सी ए की वैल्यू है h+20, सी ए की वैल्यू h+20 लिखनी है और सॉल्व कर लेना है, अपना आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर का है, इसको पढ़ लीजिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व करना है सभी को। फ्रॉम ए विंडो 50 मीटर हाई above the ground in a street, the angle of elevation, depression, top of the foot, another house, opposite side 30 45। तो ये हमारे पास एक कोई हाउस हो गया और ये विंडो हो गई, यहाँ कहीं ये विंडो है, 15 मीटर हाइट है, यानी कि ये ए बी की हाइट हमें मालूम है 15 मीटर। क्या कह रहा है, यहाँ से टॉप देखा और इसका बॉटम देखा है, बॉटम देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन अपनी ओर से मिला लेंगे, इसका नाम पी क्यू लिख लेते हैं, कुछ भी नाम लिख लिया करिए, जो भी मन हो। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन 30 और 45 है। एलिवेशन पहला वाला है यानी कि 30 है, डिप्रेशन नीचे वाला हो गया बाद वाला यानी 45 है। तो याद रखना है, फिर ए भी 45 हो गया। तो एक बार ये नीचे वाला देख रहे हैं ट्रायंगल, वही ले लेंगे। ये ट्रायंगल का नाम है ए बी और क्यू, इस ट्रायंगल को लेके बी क्यू निकाल लेंगे। जितना बी क्यू आएगा उतना ही याद रखना ए आर होगा, ए आर और बी क्यू इक्वल है। तो फिर बाद में अपना tan 30 ले लेना, पी आर आ जाएगा, ठीक है। ये हाइट कितनी है 15 मीटर और ये टोटल हाइट का नाम कुछ रख लेना, एच एक्स जो भी लेना हो अपना रख लेना। एच अगर हो गई तो पी आर की जगह 15 हो जाएगा माइनस एच में।
ये से निकाल लेना, सॉल्व कर लेना। तो आंसर दिया है वही आएगा, इसको नोट कर लें, सब बना लेंगे। 1045 ले लेंगे, ये ग्रीन हमने सेलेक्ट किया है, उसी से बी क्यू आ जाएगा। बी क्यू और ए आर इक्वल है, ध्यान रखेंगे। वही जब 1040 लेंगे तो वही ए आर में लिखेंगे, बी क्यू और ए आर पैरेलल है, इक्वल है। ये अच्छे से याद कर लेंगे। इस तरह का भी डायग्राम बनता है वो इक्वल ही होते हैं बेस के। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देख रहे होंगे। लिख रहा है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, लेंथ ऑफ टेंजेंट सर्किल 24, डिस्टेंस ऑफ क्यू, सेंटर 25, रेडियस निकालनी है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सबका एक ही डायग्राम होता है। ये सर्किल हो गया और ये इसकी टेंजेंट हो गई और सेंटर से ये डिस्टेंस हो गई। हमें बताया गया है कि पी टेंजेंट का टच पॉइंट है, क्यू ये पॉइंट हो गया, सेंटर का नाम उसने बताया नहीं है, अपनी ओर से वो लिख लेते हैं। और रेडियस ओपी निकालनी है। हमेशा याद रखना है इस जगह पर 90 होता है। ठीक है, 90 ध्यान रखेंगे कहाँ बनाया है, 90 इसी जगह पर बनाना है जहाँ टच कर रहा है। अब ये भी चीज याद रखनी है, हाई क्या होता है फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 90 के सामने वाला यानी कि ओ क्यू का स्क्वायर, वही हाइपोटेनस है, इक्वल पी क्यू का स्क्वायर यानी टेंजेंट की लेंथ है, प्लस रेडियस यानी ओपी है, निकालना है। अब यहाँ ओ क्यू की वैल्यू दी गई है 25 और पी क्यू ध्यान से देखो 24 दी गई है, टेंजेंट की लेंथ ये 25 दी गई थी, और ये ओपी है वही रेडियस है, ये हमें पता नहीं है, निकालनी है। ये हो जाएगा रेडियस स्क्वायर इक्वल 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा रेडियस इक्वल अंडर रूट, दोनों को सॉल्व कर लें, सॉल्व करने से 49 आ रहा है और 49 का स्क्वायर रूट 7 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। डायग्राम समझ लेंगे, सब में यही डायग्राम बनेगा टेंजेंट वाले जितने भी क्वेश्चन है। और दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, अगर कभी दो टेंजेंट बननी होगी तो दूसरी साइड ये बन जाएगा। और इसमें भी याद रखना यही वाला एंगल 90 है, ये देखो हमने सेटेड कलर कर दिया, यही 90 है। तीन चीजें हैं, कोई ये दो साइड दिए होंगे, ये पूछ रहा होगा, इतना ही करना होगा, हमेशा के लिए प्रोसेस फिक्स है कि यही है सिस्टम। अब ये हमारे पास सेक्टर वाले क्वेश्चन अक्सर आते हैं, तो सेक्टर वाले फॉर्मूले लिख लें और ये शायद सभी को आते होंगे। सेक्टर का एरिया, ये जो देख रहे हैं ना डायग्राम, ये पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर एरिया या आर्क लेंथ आती है, तो अपना इसी फार्मूले को नोट कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर अपॉन थीटा और 360 डिग्री अपॉन में रहेगा, थीटा डिग्री में लिखेंगे। ये सेक्टर एरिया है। और आर्क लेंथ अगर आती है, जैसे ये लिखा है ना ए बी, ये ए से बी तक की ये लेंथ है जो, तो आर्क लेंथ अगर कहीं भी निकालनी है ज़रूरत है तो फार्मूला है 2 पाई आर, ये पेरीमीटर का फार्मूला है, मल्टीप्लाई ये एरिया का फार्मूला था, थीटा अपॉन 360 डिग्री। इतने ही फार्मूले से सेक्टर एरिया निकाल लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया था फर्स्ट नंबर, ये रेडियस दी है और ये हमने उसने एंगल दे दिया है, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। फिर आगे उसने पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क वाले माने ये भी पुट कर देंगे, दोनों पूछा है। थीटा की जगह 75 कह रहा है, 75 रेडियस 10.5,
पाई वैल्यू दी है तो लिख देनी है 3.14 या 22/7 जो समझ में आ रहा हो पाई वैल्यू रख देनी है। तो ये अपना खुद ही समझ लेना है पाई वैल्यू क्या रखी है उस हिसाब से रख लेनी है। तो आज इतना ही क्लास रखते हैं, इतना वर्क पूरा कर लेंगे सभी लोग, सभी टॉपिक पूरे कर लेंगे जितने बताए हैं। तो क्लास हम लोग ओवर करते हैं, इतना सभी लोगों का काम है, इतना वर्क पूरा कर लेंगे।